ऑनलाइन ऑडियो क्लियर है, चेक करिए। आर यू एबल टू हियर मी? जस्ट अ मिनट। मैं पता नहीं क्यों आज मेरा टैबलेट कनेक्ट करना ही भूल गया हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ बस, और हम तुरंत से करते हैं स्टार्ट। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था आपको, शायद से काफ़ी दिनों में पहली बार, और मैं श्योर हूँ आपने नहीं किया होगा। नहीं किया है ना, या किया है? किया है या नहीं किया है? चलिए, चलो। ऑनलाइन फेस टू फेस ऑल क्लियर, सब गुड। स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग वालों, आप तो मस्त एकदम बादशाही जिंदगी जी रहे हो, मस्त रिकॉर्डेड लेक्चर आराम से फुर्सत में देखो, अच्छी बात है। चलिए, आई होप आप उतने ही लेवल ऑफ एंजॉयमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मेरे साथ लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख रहे हो। ठीक है, चलिए। हमने सेक्शन 15 की शुरुआत की थी। सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017 में हमने ये देखा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई करके कुछ होता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर में 15(1) देखा है, 15(2) देखा है, 15(3) देखा हुआ है। ठीक है, 15(1) जो है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू ट्रांजैक्शन वाइज डिफर हो सकता है, रेट ऑफ टैक्स ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली सेम होता है, वैसा नहीं है। ठीक है, सो 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उसमें क्या आ जाएगा? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, बट दो कंडीशंस है। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सप्लायर एंड रिसिपेंट शुड बी नॉट रिलेटेड। सेकंड कंडीशन ये है कि प्राइस शुड बी द सोल कंसीडरेशन। अगर ऐसा होता है तो ही आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी इक्वल टू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, अदरवाइज नहीं होगा। बट अगर ये नहीं होता है तो क्या, और अगर होता है तो क्या? तो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस केस में हम 15(2) के एडिशंस को भी ध्यान पर रखते हैं, और हम 15(3) के डिडक्शंस को भी ध्यान पर रखते हैं। ठीक है, 15(2) के एडिशंस क्या बोलते हैं बेटा जी? 15(2) में पहला एडिशन होता है कि एनी अदर टैक्स अपार्ट फ्रॉम जीएसटी, ये भी आ जाएगा। दूसरी चीज है थर्ड पार्टी पेमेंट। जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, सप्लायर ने करना है बट रिसिपेंट ने कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, उसको भी हम ऐड करेंगे। तीसरा क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ओनली इफ दे आर चार्ज्ड फ्रॉम द रिसिपेंट। फोर्थ क्या है? इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज अगर होगा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अगर इसको वेव ऑफ कर दिया तो नहीं आएगा, बट अगर इसको रिकवर किया हुआ है सामने वाले से तो ही आएगा, ओनली इफ रिकवर्ड, अदरवाइज नो। उसके बाद हमने देखा सब्सिडी। सब्सिडी के केस में हमने देखा स्पेसिफिक सब्सिडी होती है, जनरल सब्सिडी होती है। अगर जनरल सब्सिडी है जो स्पेसिफिकली इनवॉइस को लिंक्ड नहीं है तो आपने ऐड करना है, आप उसको मतलब आपने उसको ऐड करना ही है, आप उसको लेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बट अगर स्पेसिफिक है तो दो चीजें हैं, स्पेसिफिक रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हां तो आपने क्या करना है, अगर हां तो आपने ऐड नहीं करना है, बट अगर नहीं अदर से है तो आपने ऐड करना है। उसके बाद हमने डिस्काउंट के अंदर बात की थी। डिस्काउंट के अंदर में हमने क्या देखा था? डिडक्शंस फ्रॉम डिस्काउंट में, डिडक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसमें डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है, डिस्काउंट आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है। अगर डिस्काउंट एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई है तो आपने क्या करना है? आपने डिडक्ट कर देना है। बट अगर आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई है तो यू हैव टू चेक इट आउट वेदर इट वाज एग्रीड ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। इफ इट वाज एग्रीड ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई तो आपने चेक करना है जनरल था या स्पेसिफिक था, स्पेसिफिकली लिंक टू इनवॉइस है और आईटीसी रिवर्सल किया है कस्टमर ने, रेसिपेंट ने, तो ही डिडक्ट करना है। जनरल होगा तो नहीं डिडक्ट करना है, नॉट एग्रीड होगा तो भी डिडक्ट नहीं करना है, उसको वैसे का वैसा रहने देना है। बात समझने आ रही है क्या? हाँ या ना? अगर आपका ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, दैट सप्लायर एंड रेसिपेंट आर सपोज रिलेटेड पार्टीज, और या फिर एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, उस केस में हमने क्या करना है? हमने 15(4) को फॉलो करना है। 15(4) बोलता है अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन या दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स दिए हुए हैं, नेमली देयर आर 6 रूल्स गिवन। अगर आपका प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो आप रूल नंबर 27 पे जाएंगे और 27 को चेक करेंगे। अगर आपका प्राइस सोल कंसिडरेशन है बट सप्लायर एंड रेसिपेंट जो है ये आपके रिलेटेड पार्टीज है, तो रिलेटेड है बट एजेंट है तो 29 में जाएंगे, एजेंट नहीं है 28 में जाएंगे, और प्योर एजेंट है तो 33 के अंदर में जाएंगे। राइट, उसके अलावा अगर 27, 28, 29 एंड 33 से काम नहीं होता है तो आप 30 पे जा सकते हो कॉस्ट प्लस बेसिस के ऊपर, कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट, या फिर आप 31 में जा सकते हो रेसिडुअल बेसिस के ऊपर, जो इनकंसिस्टेंट एंड रीजनेबली होना चाहिए बाकी रूल्स के साथ, बाकी सेक्शन के साथ। और 15(5) बोलता है कि इवन ए वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी फाउंड यूजिंग 15(1) दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू के प्रोविजंस प्लस एडिशंस माइनस डिडक्शंस, या फिर 15(4) जो ये बाकी के रूल्स हमने देखे
फिर भी ये नोटिफाइड सप्लाईज के लिए आपने ये सेक्शंस के अंदर में आना है, ये रूल्स के अंदर में आना है। जैसे कि 31A है फॉर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस। 32(2) है फॉर सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसके साथ एक और चीज आ जाती है, रेट ऑफ फॉरेक्स, दैट इज रूल 34। फिर एयर ट्रैवल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, 32(3). उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, 32(4). उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स के लिए 32(5). 32(6) फॉर टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प। 32(7) फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, एंड 35 इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। 27 के अंदर में हमने देखा था, बहुत बढ़िया से हमने चार्ट बनाया था, और 27 के अंदर में हमने ये देखा था कि सपोज आपने कोई चीज बेची और उसमें प्राइस के साथ साथ, कैश के साथ साथ और भी कुछ आपको साथ में मिल गया है। सपोज मोबाइल फोन मिला है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था, तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे, पूरा पैसा कैश में लेने की। कैश में आ गया, रूल 27 एप्लीकेबल नहीं होगा, 15(1) एप्लीकेबल होगा, 15(2) के एडिशंस हो गए, 15(3) के रिडक्शंस हो जाएंगे। अगर 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 आप बदले में मोबाइल फोन लेते हो, तो आपने मोबाइल फोन का फेयर मार्केट वैल्यू तो निकालना है, ये बाद में आएगा, बट पहले क्या चेक करना है, पूरी चीज का जो आपने सेल किया हुआ है, पूरी चीज का आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू यूज कर लीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस मोबाइल फोन का जो परचेस कर रहे हो, सामने से परचेस मतलब ले रहे हो बदले में, उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, कैश को ऐड करिए और टोटल अमाउंट निकाल दीजिए। अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू दोनों भी पॉसिबल नहीं है, तो आप जा सकते हो 27C की तरफ, जो बोलता है सिमिलर पेन निकालिएगा, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। लाइक, काइंड एंड क्वालिटी का क्या करना है, आपने उसका अमाउंट निकालना है, उसका हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर ये कुछ भी नहीं होता है, तो आप जा सकते हो 30 पे या फिर 31 पे, इन दैट रिस्पेक्टिव ऑर्डर। 30 में हमने देखा कि इन केस ऑफ गुड्स मुझे पहले बाय डिफॉल्ट 30 पे ही जाना है, उसके बाद मैं 31 पे आ सकता हूं, बट इन केस ऑफ सर्विस में डायरेक्ट 31 पे आ सकता हूं। 30 क्या बोलता है, 10% ऑफ कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट होगा, परचेस का कॉस्ट होगा इन केस ऑफ ट्रेडिंग, सर्विस का कॉस्ट होगा इन केस ऑफ सर्विस प्रोविजन, वो कॉस्ट निकालिए। 31 बोलता है बेटा जी, 31 बोलता है कि आप सर्विस के केस में डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हो, 30 पे जाने की जरूरत नहीं है। गुड्स के केस में आप पहले 30 पे जाइए, फिर 31 पे आ जाइएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी आप आंसर निकालोगे, जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, रीजनेबल मीन्स होना चाहिए, जो भी हमने इससे पहले देखा हुआ उसके साथ। आई होप यहां तक चीज क्लियर है। अगर सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, होमवर्क किया है नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो तो यस बताइएगा चैट बॉक्स में, एंड लेट अस मूव ऑन टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे एट दिस प्रोविजनल पार्ट के हिसाब से। तो दो रूल्स देखेंगे बैक टू बैक। पहला वाला रूल है 28, जो बात करता है कि अगर आपका सप्लाई हो रहा है और सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर डिस्टिंक्ट पर्संस और रिलेटेड पर्सन, मतलब आइडियली रिलेटेड पर्सन, और ये अदर देन थ्रू एन एजेंट है, एजेंट की बात नहीं हो रही है। अगला वाला जो है, अगले वाले में अपन एजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा वाला, 29 वाला। 29 क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस इफ दी सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड एंड इट इज थ्रू एन एजेंट, ठीक है। आइए, value of supply of goods or services or both between distinct persons as specified in subsection 4 or 5 of section 25 registration में पड़ा हुआ है, और where the supplier and recipient are related other than where supply is made through an agent shall be open market value of such supply, or second, if the open market value is not available, it will be the value of supply of goods or services of like kind and quality. तीसरा, इफ वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर ए और बी, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, एल क्यू के भी, एल के क्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, इट विल बी डिटरमाइंड एज पर रूल 30 एंड रूल 31 इन दैट ऑर्डर। मतलब पहले 30 पे जाएंगे, फिर 31 पे जाएंगे। बट हमने 30 31 पढ़ा हुआ है। 31 क्या बोलता है, गुड्स के केस में 30 से होकर के आइए, बट सर्विस के केस में आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट, द वैल्यू शैल at the option of the supplier be the amount equivalent to 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person, provided further that where the recipient is eligible for full ITC, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or services. सर लग रहा था ये तीनों पॉइंट्स पढ़ के कि बहुत आसान है, बट ये दो प्रोविजोज ने थोड़ा सा सर दिमाग खराब कर दिया, आप क्लियर करिएगा। दिमाग खराब नहीं किया है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसके लिए इशू लग रहा होगा थोड़ा सा। मैं इसको आपके साथ एक बार वापस से पढ़ता हूं और इसको हम थोड़ा सा साथ में डिस्कस करते हैं। पहले तो प्रोविजो के ऊपर जाने से पहले हमने इस चीज के ऊपर ध्यान से देखना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, सो हम कहाँ थे, हम थे 28 पे। पहले तो बात को समझिएगा, 28 क्या बोलता है,
रिलेटेड पार्टी अगर होते हैं सप्लायर एंड रेसिपेंट तो ही 28 के पास आना है। अगर प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन तो 28 के पास नहीं आना है, 27 के पास जाना है। और प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है इसका मतलब है बदले में और भी कुछ मिला हुआ है अपार्ट फ्रॉम कैश। तो अपार्ट फ्रॉम कैश जो भी चीज आपको मिली हुई है उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालना जायज बनता है। मतलब ये दिया हो या ना दिया हो, ये हमने इनकम टैक्स में भी देखा हुआ, ये एक बेसिक सा रूल भी है। हम इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करके हमने आर्टिकलशिप भी की है कुछ हद तक, तो हमें ये आइडिया है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज को, जो भी चीज मैं दे रहा हूं किसी को, उसका मेरे पास वैल्यू नहीं है तो उसका मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू कितना होता है ये मुझे अंदाजन निकाल लेना है। ठीक है, सो फेयर मार्केट वैल्यू तभी आएगा जब आप कुछ ले रहे हो अपार्ट फ्रॉम कैश। यहां पे वो कंडीशन है ही नहीं कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन और प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन। यहां पे बात हो रही है कि आपके जो पार्टीज है जो सेल एंड परचेस कर रहे हैं, जो सप्लायर है और जो रेसिपेंट है, दे आर रिलेटेड और नॉट रिलेटेड। So if they are not related, you go to 15.1 by default, 15.1, 15.2, 15.3. But if they are related, you come to rule 28 first. In case if it is not an agent, one of the parties is not an agent. अगर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में है तो 29 पे जाएंगे, और अगर प्रिंसिपल एंड प्योर एजेंट के बीच में है तो रूल आगे क्या था, 33 था ना मेरे ख्याल से, 33 में जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं रूल 28 पे जाता हूं अदर देन एजेंट, अगर एग्जाम में भी या प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी कहीं भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि एजेंट दिया हुआ है, बोला हुआ है, तो आप एजेंट के केस में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप विदाउट एजेंट पकड़ेंगे, दैट इज रूल नंबर 28 पकड़ेंगे आप। ठीक है, तो रूल 28 क्या बोलता है, ऑब्वियसली पहली बात क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू। क्या 27 में भी ओपन मार्केट वैल्यू था, मतलब कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप स्ट्रेट अवे ओपन मार्केट वैल्यू पे चाहिए, पहली चीज। अगर कंफ्यूजन हो तो ओपन मार्केट वैल्यू, अगर ओपन मार्केट वैल्यू ना हो तो जो बदले में मिला हुआ है, जैसे मोबाइल फोन था, आप उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। बट यहां पे तो बदले में कुछ मिला ही नहीं है ना, आप बात को समझ रहे हो, यहां बदले में कैश ही लेना है, बट सप्लायर और रेसिपेंट रिलेटेड पार्टीज है, तो पहले ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाता है तो फेयर वैल्यू तो किसका निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना। दूसरी चीज क्या करेंगे, आप लाइक काइंड एंड क्वालिटी पे जाएंगे कि जो चीज मैं आपको दे रहा हूं यही चीज अगर मैं आपको नहीं और किसी को देता हूं सिमिलर काइंड में, या और कोई सप्लायर आपको देता है तो कितने प्राइस पे देगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम बोलेंगे लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो वो यहां पे आ जाएगा। एंड इन दोनों से काम नहीं चलता अगर, तो आप 30-31 में चाहिए। 30 क्या बोलता है, कॉस्ट प्लस 10%। 31 क्या बोलता है, 31 बोलता है कि आप हमें दे दीजिए ऑफिसर को, ऑफिसर अपने हिसाब से पूरा जाम ताम कर लेगा। ठीक है, आई होप 28 में ये वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लाइव में जो लोग अटेंड कर रहे हो, अगर 28 वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है 28 टाइप करिए चैट बॉक्स में, और टाइप करने के बाद इन दोनों को आप एक बार रीड करेंगे पहले, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। प्रोविजो को आप पहले रीड करेंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। समझा क्या प्रोविजोस का? कुछ समझ आया क्या प्रोविजोस के रिगार्डिंग? हाँ जी, दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो प्रोविजोस दिए हुए हैं, दोनों भी। हाँ जी,
सिंपल से प्रोविजंस दिए हुए हैं, हम पहली बार पढ़ रहे थे, इसके लिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। अब ध्यान से समझते हैं उसको। प्रोवाइडेड दैट, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं एज अ रेसिपिएंट जो अपने सप्लायर से परचेस करेगा, और ये रेसिपिएंट बोलता है कि मैं मैन्युफैक्चर करने वाला हूं, मैं इसको कंज्यूम करने वाला हूं इन दी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसकी बात नहीं हो रही है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया और रेसिपिएंट इसको फर्दर सप्लाई करेगा, इसका ट्रेड करेगा। अगर वो केस है, इफ इट इज इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय द रेसिपिएंट, इन दैट केस सप्लायर के ऊपर ऑप्शन दिया गया है। सप्लायर को बोला गया है कि आप मेहनत करके ये निकालिए, आप मेहनत करके ये निकालिए, आप इसके लिए जाइए, और हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं, आप चूज करिएगा, हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर इट विल बी द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर सच सप्लाई ऑफ गुड्स of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person। ध्यान से समझिएगा। सप्लायर है, रिलेटेड रेसिपेंट है, रिलेटेड रेसिपेंट है, अगर अनरिलेटेड रेसिपेंट है, सप्लायर का अनरिलेटेड रेसिपेंट है, तो 15(1), 15(2), 15(3) पे जाएंगे। अगर रिलेटेड रेसिपेंट है, सर दो चीजें क्यों लिखी, पागल हो गए हो क्या? देखो दो चीजें इसलिए लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, एक रिलेटेड रेसिपेंट, दूसरा भी रिलेटेड रेसिपेंट। ये रिलेटेड रेसिपेंट मैन्युफैक्चरर है और ये रिलेटेड रेसिपेंट ट्रेडर है। एक मैन्युफैक्चरिंग में है, एक ट्रेडिंग में है। इसने क्या कर लिया, कंज्यूम्ड दी रॉ मटेरियल परचेज। तो क्या करेंगे हम उस केस में बेटा, उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, नहीं है तो 30 और 31, 30 और 31। अगर ट्रेडर है और ये क्या कर रहा है बेटा जी, फर्दर सप्लाई, तो फर्दर सप्लाई के केस में अभी देखिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, देखिएगा। सप्लायर अगर अनरिलेटेड रेसिपेंट को ट्रांसफर कर रहा है कुछ, तो 15(1) टू 15(3) इसका सवाल ही नहीं आता। बट अगर नहीं कर रहा है, रिलेटेड रेसिपेंट को कर रहा है, कोई भी रिलेटेड रेसिपेंट हो, तो ये जो है ये वाला पार्ट ये बात करता है रूल 28। रूल 28 ए बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू, रूल 28 बी बोलता है एल क्यू की, और रूल 28 के अंदर में ही सी बोलता है कि 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। मैंने इसके लिए 30 31 वैसे ही लिखा ऑर्डर में। बट अगर ये ट्रेडर को दे रहे हैं हम, जो फर्दर सप्लाई कर रहा है, अगर वो फर्दर सप्लाई कर रहा है रिलेटेड रेसिपिएंट को, अगर वो जिसको मैंने सप्लाई किया है वो आगे सप्लाई करता है उसके रिलेटेड रेसिपिएंट को, तो भी यही फॉलो होगा, तो भी यही फॉलो होगा। बट अगर ये फर्दर सप्लाई अनरिलेटेड रेसिपिएंट को करता है, फर्दर थर्ड पार्टी को मार्केट में ऐसे ओपन मार्केट में करता है, तो जो भी इसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा उसका 90% हम ले लेंगे। बट ये कब, जब सप्लायर, मतलब ये सप्लायर जो है ना, ये सप्लायर जब इस चीज को मानेगा तब। अगर ये सप्लायर इस चीज को नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे, यहां पे मतलब ऑप्शन है सप्लायर के पास कि मैंने ये चूज करना है या मैंने ये चूज करना। कब, जब फर्दर सप्लाई हो रहा है और जब अनरिलेटेड हो रहा है तभी ऑप्शन है, अदरवाइज ऑप्शन नहीं। क्या आपको प्रोविजो समझा है? अगर प्रोविजो समझा है तो आप पहले फटाफट से जा करके लिख सकते हो इस चीज को आपके नोटबुक के अंदर में। फिर मैं सेकंड प्रोविजो पे जाता हूं। मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रोविजो क्लियर है, प्रोविजो भी आपके सामने है, उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया हुआ है वो भी आपके सामने है। समझा है तो यस टाइप कर दीजिए, लिखना चालू करिए, होने बाद डन बताइए।
प्रॉपरली देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, डन है। हाँ जी, सो रूल 28 अभी तक तो इतना ही बोलता है, बट एक प्रोविजो हमने पढ़ा नहीं है। वो ये बोलता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेर द रेसिपेंट, सर कौन सा रेसिपेंट? ये वाला रेसिपेंट, फर्दर सप्लाई वाला रेसिपेंट नहीं, ये वाला रेसिपेंट, वेर द रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, मतलब बेसिकली ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना। द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। क्या बोलते हैं ये? अगर आपका जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है, मतलब ये थोड़ा सा अलग एंगल ले रहे हैं। एंगल क्या ले रहे हैं ये देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये बोलते हैं इस प्रोविजो के तहत दैट ये सप्लायर है, ये रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपेंट है, और यहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिपेंट है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिपेंट है तो हम ये सब फॉलो करेंगे, बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपेंट है तो हम क्या करेंगे? हम उस केस में जो भी वैल्यू, द वैल्यू शैल बी declared in the invoice shall be deemed to be the open market value। तो इनवॉइस वैल्यू को हम ओपन मार्केट वैल्यू मानेंगे अगर सामने वाला पर्सन जो रेसिपेंट है वो पूरा आईटीसी ले पा रहा है तो, अदरवाइज नहीं। अगर वो नहीं ले पा रहा है आईटीसी तो उस केस में हम क्या करेंगे? यही सब फॉलो करेंगे। बट अगर वो आईटीसी ले पा रहा है, अगर वो आईटीसी ले पा रहा है तो जो भी इनवॉइस में हमने उसको लिख करके दिया है
₹2 लिख के दिया है, ₹2 को ओपन मार्केट वैल्यू पकड़ लेंगे। ₹10 लिख करके दिया है, ₹10 को ओपन मार्केट वैल्यू पकड़ के लेंगे। 1 करोड़ को लिख करके दिया है, 1 करोड़ का ओपन मार्केट वैल्यू पकड़ के ले लेंगे। आई होप चीज क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको, हाँ या ना। ठीक है, सो रूल 27 का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर डिटेल में लिखा था, रूल 28 का एक्सप्लेनेशन यहां लिखा हुआ है। मैं जा रहा हूं रूल 29 पे। क्लियर है ना, पक्का? 29 तो देखो छोटा है, ए पार्ट है और बी पार्ट है। इलस्ट्रेशन को मैं अभी नहीं रीड कर रहा हूं, बाद में चाहे तो देख सकते हो। 29 बोलता है कि अगर सप्लायर है, रेसिपेंट है, दोनों के दोनों रिलेटेड पार्टी है। क्या बोल रहा हूं मैं? सप्लायर है, रेसिपेंट है, दोनों के दोनों रिलेटेड है और एजेंट नहीं है तो 28 था, और अगर एजेंट है तो 29 था। सर प्योर एजेंट करके कुछ था, बाद में देखेंगे, शायद आज भी नहीं देखेंगे, कल परसों में देखेंगे उसको, तो उसको भी मत सोचिए, अभी सिर्फ दिमाग में रखिए रिलेटेड पर्सन है, एजेंट है 29, रिलेटेड पर्सन है, एजेंट नहीं है 28। 28 हम देख करके आए हैं, 29 हम अभी देख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। हाईलाइट कर लेता हूं, रुकिएगा। Shall be open market value of the goods being supplied or at the option of the supplier be 90% of the price। तो ऑप्शन किसके पास है? सप्लायर के पास है। मतलब कहना है से ये वापस यही बात कर रहे हैं, मुझे सप्लायर को अगर लगता है एज अ प्रिंसिपल और एन एजेंट तो 90%, अगर सप्लायर को नहीं लगता है तो क्या हो जाएगा बेटा जी? ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient for his customer not being a related person where the goods are intended for further supply by the said recipient। क्या यहां पे मुझे बताओ, ये वाला पार्ट जो है एज इट इज इस रूल के लिए एप्लीकेबल, ठीक है ना? क्या बोलते हैं ये? आपका प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, आप रिलेटेड पार्टी हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम? आप अगर फर्दर सप्लाई करो तो अगर आपके सप्लायर को चाहिए तो आपका सप्लायर क्या कर सकता है? अनरिलेटेड रेसिपेंट को अगर आपने ट्रांसफर किया है, सेल किया है, फर्दर सप्लाई किया तो 90% उसका वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर नहीं तो हम ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ये रहा आपका ओपन मार्केट वैल्यू। अगर नहीं तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोलता है, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर क्लॉज ए, दैट इज दिस वन, ओपन मार्केट वैल्यू या 90%, द सेम शैल बी डिटरमाइंड बाय रूल 30 एंड 31 इन दैट ऑर्डर। रूल 30, 31 इन दैट ऑर्डर। बात क्लियर है क्या? 29 में कुछ भी दम नहीं था, तो हमने 27 कल किया था, 30 कल किया था, 31 कल किया था, 28 अभी किया, 29 अभी किया। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? हाँ या ना बताइए पहले, यहां तक चीजें क्लियर है क्या? सर 29 में कुछ लिखवा के नहीं दे रहा, कुछ लिखने जैसा नहीं है। आपको चाहिए तो आप इसको भी रीड कर सकते हो, आपको चाहिए तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, और नहीं तो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो, उसको बाद में देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर में उसको मैंने कवर किया हुआ है। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो लेट मी नो। यस 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 यस, ठीक है, डन है। समरी देखिए कैसे बना के दिए मैंने आपको। सेक्शन 15(4) बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15(1), दैट इज इन केसेस वेयर प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन और सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड। इन दैट केस यू फॉलो रूल 27, 28, 29, 30, 31। 27 कब फॉलो होगा? जब प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। 28 कब फॉलो होगा? जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। 29 कब फॉलो होगा? जब प्रिंसिपल एंड एजेंट ट्रांजेक्शन होगा अंडर सेक्शन 7(1) से, और सिर्फ ये गुड्स के लिए ही अप्लाई होता है, ये सर्विस के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन के केस में फर्स्ट पॉइंट किसको देना है? ओपन मार्केट वैल्यू को। सेकंड किसको देना है? मॉनेटरी कंसिडरेशन जो भी आएगा प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। थर्ड किसको देना है? लाइक काइंड एंड क्वालिटी। और नहीं हो पाता है तो रूल 30 क्या बोलता है? रूल 30 बोलता है 110% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 28 हम पढ़ चुके हैं। 28 में क्या था? रेसिपेंट 100% आईटी से अगर ले रहा है तो ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन वैल्यू डीम्ड है ये।
ठीक है। रेसिपेंट 100% आईटीसी नहीं ले रहा है तो ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगा, ये भी हमने देख लिया। लाइक काइंड एंड क्वालिटी उसके बाद होगा, या फिर 110% ऑफ कॉस्ट। सप्लायर के ऑप्शन पे फॉर ईच सप्लाई ओनली फॉर गुड्स 90% ऑफ द प्राइस एट विच रेसिपेंट सप्लाइज लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू अनरिलेटेड बायर ऑन द सेम डे। रेसिपेंट शुड नॉट प्रोसेस सच गुड्स एंड शुड बी सोल्ड एज सच, मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। तो जो मैंने आपको लिख करके दिया हुआ वही चीज यहां डालकर दे दी है आपको। एट द ऑप्शन ऑफ सप्लाई फॉर ईच सप्लाई ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ 90% ऑफ द प्राइस एट विच रेसिपेंट सप्लाइज लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू अनरिलेटेड बायर ऑन द सेम डे 110% ऑफ द कॉस्ट। तो यहां पे प्रॉपर कंपैरिजन करके आपको तीनों चारों चीजें दे दी गई है, और उसी के नीचे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे यहां पे मैंने डबल एस्टेरिक्स दिया हुआ ना, डबल स्टार। एज पर रूल 30 110% ऑफ कॉस्ट वेयर कॉस्ट शैल बी प्रोडक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्विजिशन कॉस्ट इन केस ऑफ ट्रेडिंग, सर्विस कॉस्ट इन केस ऑफ सर्विस। हैशटैग दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, कहां पे तो भी आएगा, कहां था हैशटैग, यहाँ पे था डीम्ड, वो डिक्लेयर्ड इनवॉइस वैल्यू था ना, जो वो था। इनवॉइस कैन बी जनरेटेड फॉर एनी वैल्यू इवन इफ 1 रुपी विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू, और वो डिक्लेयर्ड इनवॉइस वैल्यू को ही हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना है। इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल एज पर एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस देन एज पर रूल 31 बाय जीएसटी ऑफिसर रूल 30 कैन बी स्किप्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डायरेक्टली रूल 31 कैन बी अप्लाइड। Rule 31 is the residual method or best judgment used by using reasonable means that is consistent with the principles and general provisions of section 15 and other provisions or rules of this particular chapter। ये आपके सामने है, ये ऑलरेडी एक तरीके से आपने लिख लिया है, दैट इज सफिशिएंट। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, डाउट नहीं है तो ए टाइप करिएगा चैट बॉक्स में, लाइव वालों खास करके डाउट नहीं है ए टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। मैं बढ़ता हूं आगे रूल्स पे, जो हमने बचे हुए रूल्स देखने हैं। So just check it out, let me know, let's go under the rules। प्रॉपरली रीड करिए और बताइए। ऑनलाइन लाइव वालों तुम लोग लिख रहे हो या ऐसे ही बस डन डन बोल रहे हो मुझे? पता चला बस ऐसे ही अंधाधुंध चालू है, नहीं ना? तो देखिए ये वाला जो पार्ट था ना हमारा, ये वाला पार्ट होता है खत्म कि 15(1) कब एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे आप 15(1) 15(4) एप्लीकेबल करवाइए नहीं करवाइए फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनके लिए अलग से रूल्स दिए हुए हैं। ये अलग से रूल्स वाले जितनी भी चीजें हैं ना, इन चीजों को हमने अभी डिस्कस करना है, ठीक है। आइए, पहला क्या है, रूल 31A बोलता है आपको, रूल 31A की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है रूल 31 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। मतलब इन केसेस में मुझे चेक ही नहीं करना है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल रिलेटेड पार्टीज है या नहीं है, सप्लायर रेसिपेंट, प्राइस सोल कंसिडरेशन है या नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ हो या कुछ ना हो, मुझे रूल 31A पे आना है। क्या बोलता है रूल 31A, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड हियर इन आफ्टर। इंट्रोडक्टरी था बस। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी डीम्ड टू बी 100 डिवाइडेड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ, क्या बोलते हैं ये, वैल्यू ऑफ लॉटरी शैल बी 100 डिवाइडेड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और द प्राइस एज नोटिफाइड इन द गजेट, इन द ऑफिशियल गजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, जिस स्टेट ने लॉटरी बेचने का सोचा है उस स्टेट के गजेट में, ठीक है। विच एवर इज हाइयर, ठीक है, विच एवर इज हाइयर।
एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल द एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजिंग स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन अ पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ लॉटरीज रेगुलेशंस 2010। तीसरी चीज देखिए, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब shall be 100% of the face value of the bet or the amount paid to the totalizator। मुझे पहले तो मैं भूल चुका हूं टोटलाइजेटर क्या होता है, मुझे नहीं पता कौन होता है टोटलाइजेटर। हाँ बेटा बताइए कौन होता है टोटलाइजेटर, हु इज टोटलाइजेटर? कौन है टोटलाइजेटर बताओ। एक इंसान या एक मशीन या एक डिवाइस जो बताता है हमने कितने बेट्स किस पे लगाए हुए हैं, जो बेटिंग फैसिलिटेट करता है वो जो प्राइस बताएगा वो प्राइस की बात हो रही है। तो देखिए ऐसे स्कोर बोर्ड्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है, आपने ये देखे होंगे ना कहीं मूवी सीरीज वगैरह में एक्सेट्रा, उनकी बात हो रही है। वो टोटलाइजेटर होता है जो टोटलिंग करता है बेसिकली। ठीक है, सो टोटलाइजेटर जो प्राइस बताएगा क्या बोलता है 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड टू द टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर जितना अमाउंट बताता है वो टोटलाइजेटर का अमाउंट हम उठाएंगे और उसको हम बोल देंगे हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब थोड़ा सा विस्तार से देखिएगा, मुझे बताइए पहले तो मुझे ये समझने नहीं आ रहा है, फ्रैंकली नहीं समझने आ रहा है यार ये 100 डिवाइड बाय 128 क्या होता है। लॉटरी का फेस वैल्यू जो भी होगा 100 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 128 मतलब क्या होता है, मतलब क्या रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं ये। अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं, सपोज फेस वैल्यू ऑफ टिकट बोलते हैं ये, ठीक है, लिखना मत कैलकुलेट करना सिर्फ, फेस वैल्यू ऑफ टिकट बोलते हैं, चलिए सपोज फॉर एग्जांपल 1500 रुपीज। ठीक है, 1500 रुपीज को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100 करना है डिवाइडेड बाय 128 करना है। तो 1500 कम होगा या 1500 ज्यादा हो जाएगा, बताइए, करिए जरा इसको फटाफट से, आपको आइडिया आ जाएगी। तो कहना है इसे 1500 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाता है ये 1171, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई कम कर दिया आपने, बराबर ना। पढ़िए वापस से, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी डीम्ड टू बी 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और द प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, जो स्टेट ने लॉटरी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, विच एवर इज हायर। एंड मेरे ख्याल से आपको अभी शायद क्लिक हुआ होगा इसके लिए ये हायर क्यों बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज गजेट में हो सकता है जो फेस वैल्यू हो ना, फेस वैल्यू ही दिया हुआ है, या फेस वैल्यू से कम बट 1171 से ज्यादा दिया हुआ है, या फेस वैल्यू से भी ज्यादा दिया हुआ है, ऐसा भी रेयर केसेस में होता है। सो विच एवर इज हायर वैल्यू उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं 31A की, अगर मैं लॉटरी की बात करता हूं तो लॉटरी में दो प्राइजेस आ जाएंगी आपकी। पहली प्राइस आ जाएंगी आपकी 100 डिवाइड बाय 128 इंटू, और गैम्बलिंग के लिए क्या बोल रहे थे ये, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के अंदर में ये बोल रहे थे 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड टू द टोटलाइजेटर। इसमें क्या दिया हुआ है, विच एवर इज हायर दिया हुआ है क्या इसमें, देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन बेटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब shall be 100% of the face value of the bet or amount paid
इनटू द टोटलाइजेटर, बस और इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे और दिया हुआ है तो और के साथ विचवर इज हाइयर बोला हुआ है। मतलब बेसिकली आप अगर लॉटरी की बात करते हो तो दो चीज आपको निकालनी है लॉटरी के केस में। फेस वैल्यू जितना भी है लॉटरी का टिकट के ऊपर लिखा होता है 100 रुपए 200 500 1000 जो भी होगा, उसका मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 128, मतलब लगभग आप थोड़ा सा परसेंटेज कम कर रहे हो। या फिर जो ऑफिशियल गजेट में ऑर्गेनाइजिंग स्टेट के जो नोटिफाइड प्राइस है वो, इन दोनों में से जो भी हाइयर होगा उसको हम लॉटरी का वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बेटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेस के केस में अलग होगा, या तो जितना भी फेस वैल्यू है पूरा फेस वैल्यू ले लीजिए, या तो जितना पैसा आपने टोटलाइजेटर को दिया हुआ है उतना पैसा आपने लेना है। यहाँ पे दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल रहे, तो अगर ये अवेलेबल होगा तो पहले इसको चूज करेंगे बिकॉज ये पहले दिया हुआ है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ही हम इसको चूज करें। दैट्स इट फॉर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसेस। मैं चाहता हूं आप इसको पहले लिख लें, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है फॉरेन करेंसी का, चेक कर लीजिए, होने बाद डन बताइए। चेक कर लीजिए, होने बाद डन बताइए। चलिए, इज इट डन? चलिए, तो हम जाते हैं रूल 32 पे, और जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रूल 31A लॉटरी के बारे में बात कर रहा था, लॉटरी बेटिंग गेमलिंग हॉर्स रेसेस हो गया है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी चीजें हैं ये सभी 32 के अंदर कवर्ड है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 6 थिंग्स जो रूल 32 के अंदर कवर्ड है। एक एक करके देखेंगे। पहले वाले पे चाहेंगे, क्या दिया हुआ है आइए चेक करते हैं।
Notwithstanding anything contained in the provisions of this chapter, that is whole chapter of value of supply, the value in respect of supplies specified below shall at the option of the supplier be determined in the manner provided hereinunder. ठीक है, at the option of the supplier be determined in the manner. पहला, the value of supply of services, सिर्फ services in relation to purchase or sale of foreign currency including changing the money. आपने डॉलर लिए बदले में इंडियन रुपीस दे दिए, आपने अरब रुपए ले लिए बदले में इंडियन रुपीस दे दिए, whatever shall be determined by the supplier of this service in the following manner. तो 32.2 में हमने जैसे देखा था, 32.2 के अंदर में आपको 2 में ए बी है, बी बी है, बी के अंदर में 1 2 3 है, ये सब जो है ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के बारे में बात करता है. फॉर अ करेंसी सिर्फ प्लेन रीडिंग करना है, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ प्लेन रीडिंग करो, जितना यहां दिया उतना ही समझने की कोशिश करो. एनालाइज करता हूं मैं इसको साथ में, ठीक है. फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज्ड फ्रॉम और टू इंडियन रुपीस, या तो आप यूएस डॉलर ले रहे हो बदले में इंडियन रुपीस दे रहे हो, या फिर आप इंडियन रुपीस ले रहे हो बदले में यूएस डॉलर दे रहे हो. कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपका एक करेंसी, दो करेंसी होंगे ना एक्सचेंज में, एक करेंसी इंडियन रुपीस है, the value shall be equal to the difference in the buying rate or selling rate as the case may be, and the RBI, Reserve Bank of India, reference rate for that currency at that time multiplied by total units of the currency. जो रेट में आपने करेंसी को बाय किया हुआ है और जो रेट में आप करेंसी को सेल कर रहे हो, कौन सी करेंसी, इंडियन करेंसी, उनका डिफरेंस ले लीजिए. उस डिफरेंस का जो मतलब, अच्छा बाइंग रेट सेलिंग रेट कहां से आएगा, जो भी रेट आरबीआई देता है वो रेट से आएगा. तो बाइंग रेट ऑफ द करेंसी, इंडियन रुपी को बाय करना है तो कितने डॉलर लगेंगे, ये रेट जो आरबीआई ने दिया है, और इंडियन रुपी को सेल करना है तो कितने डॉलर मिलेंगे बदले में. तो ये जो भी रेट्स आरबीआई ने निकाले हुए हैं, आरबीआई का रेफरेंस रेट जो है वो लेना है, बाइंग का रेट भी सेलिंग का रेट भी, दोनों का डिफरेंस लेना है, और नंबर ऑफ करेंसी जो इंडियन रुपी के जो चेंज कर रहा है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, ये समझने के लिए ऐसा आसान है, बट करते समय कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा आगे जब हम करेंगे आजकल में. Provided that in case where the RBI, Reserve Bank of India, reference rate for a currency is not available, the value shall be 1% of the gross amount of the Indian rupees provided or received by a person changing the money. वापस पढ़ना है, क्या बोलते हैं, जहां पे आरबीआई का रेफरेंस रेट, बाइंग रेट, सेलिंग रेट एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज, जितना भी इंडियन रुपीज टोटल है उसका 1% ले लीजिएगा. तो टेंटेटिवली ऐसा अंदाजा दिया जा रहा है कि जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस बाइंग रेट का और सेलिंग रेट का 1% या 1% से थोड़ा सा लेस होगा. ठीक है, सो मैक्सिमम 1% दिया गया है. तो पहले केस में आपने क्या करना है, अगर एक इंडियन रुपीज है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक इंडियन रुपीज है तो उसमें आप बाइंग रेट और सेलिंग रेट का डिफरेंस ले लीजिए. रेट कहां से लेंगे हम, रेट लेंगे आरबीआई का रेफरेंस रेट, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल करेंसी. ठीक है, दूसरी चीज क्या बोलते हैं, ये अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आरबीआई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपने करना है 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ द इंडियन रुपीज प्रोवाइडेड, अगर आप सेल कर दो सेलिंग के केस में, रिसीव कर दो रिसीविंग के केस में, बाय चेंजिंग द मनी. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस वेयर नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंजेस इंडियन रुपीज, मतलब यहां पे तो ये बात कब हो रही थी, जब एक करेंसी जिसमें आप चेंज कर रहे हो या जिसको आप चेंज कर रहे हो वो इंडियन रुपीज है. यहां पे तो इंडियन रुपीज अगर है ही नहीं, प्रोवाइडेड दैट नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज, कोई भी नहीं है, वैल्यू शैल बी इक्वल टू 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian rupees on that day at the reference rate provided by RBI. तो अगेन रेफरेंस रेट किसका लोगे आप, रेफरेंस रेट तो आपने आरबीआई का ही लेना है, बट इसमें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इक्वल टू 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स जो चेंज कर रहे हो. तो सपोज मेरे पास करेंसी ऐसा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और मेरे पास यूएस डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल किया और यूएस डॉलर परचेस कर लिया, तो यूएस डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों का आरबीआई रेफरेंस रेट निकालिए, इंडिया का, इंडियन रुपीज का, दोनों को कन्वर्ट करिए इंडियन रुपीज में, दोनों में से लेस प्राइस किसका है उसका 1% लीजिए. ठीक है, तो अगर एक इंडियन रुपीज है तो डायरेक्ट 1%, इंडियन रुपीज नहीं है तो दोनों को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करने के बाद लेसर जो भी होगा उसका 1% ले लीजिए. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट the person supplying the services may exercise the option to ascertain the value in terms of clause B for a financial year and such option shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, क्लॉज बी फॉलो कर सकते हो, बट इसको आपने एक बार फॉलो करना चुना तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो जब तक आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होता.
ठीक है सर जी, मुझे ना फ्रैंकली बताऊं सर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समराइज करवाता हूँ। आपको टेंटेटिव आइडिया आ गया होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं और हम कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, भी देखिए, एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर द वैल्यू इन रिलेशन टू द फॉरेन टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डीम्ड टू बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज फॉरेन अमाउंट अप टू 1 लाख रुपीज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 250। मतलब हर बार मिनिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 रुपीज होगा। ये मैक्सिमम हो सकता है कहां तक, 1% तक, इन केस ऑफ 1 लाख रुपए अगर आप चेंज कर रहे हो इंडियन रुपीज में। अगर आप 1000 रुपीज बोलते हो, 1000 रुपीज एंड ½ % ऑफ द अमाउंट विच इज एक्सचेंज, बट दिस इज अप एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एंड अप टू 10 लाख रुपीज, और 5000 रुपीज एंड 500 रुपीज एंड 1/10 of a percentage of the gross amount in case you are exceeding 10 lakh rupees and subject to maximum 60,000 rupees। 60,000 के ऊपर आपका वैल्यू नहीं जाएगा। क्या बोल रहे हैं ये बेटा जी, 60,000 के ऊपर वैल्यू नहीं जाएगा। सर अभी और कंफ्यूजन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिएगा। मुझे जो समराइजेशन आपको देना है मैं वो लिख रहा हूं डायरेक्टली, और फिर हम दोनों को रिलेट करते हैं कि जो मैंने लिखा है वो वही है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, वो बाद में समराइजेशन करते हैं। 32 आपको चाहिए, आप मेरे साथ लिख सकते हो, मैं समय भी दूंगा बाद में। परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लायर ऑप्शन वन, सप्लायर ऑप्शन टू। सप्लायर ऑप्शन वन क्या है? एफसी को मैं फॉरेन करेंसी लिख देता हूं, ठीक है, एफसी को और कोई ऐसा जगह का नाम मत समझना। आइए, हाँ, सो तो देखिए, एफसी टू एफसी अगर है उस केस में हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के सिर्फ इतना लिखने से आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नहीं भी हुई है तो मैं समझाता हूं, रुकिएगा। ईवी मतलब एक्सचेंज वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं है वो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है?
दैट्स इट, जो बात करता है हमारा रूल 32.2। 32.2 क्या बोलता है? 32.2 बोलता है कि आप अगर परचेस कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी या आप सेल कर रहे हो फॉरेन करेंसी, तो एज अ सप्लायर ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप यहां पे कुछ रेट, आरबीआई रेफरेंस रेट लीजिए, काम करिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप यहां पे कुछ परसेंटेज पे काम करिए। अगर आपने ऑप्शन दूसरा चूज कर लिया, बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक बार, तो आपने वही फॉलो करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते उसको, हमेशा यही फॉलो करना है फिर। तो फाइनेंशियल ईयर में एक बार स्टार्ट करते समय ही आपने ये चूज कर लेना है बाय डिफॉल्ट, फिर आपको लगता है इससे फायदा होगा तो इसको चूज कर लीजिए। ये चूज करने के बाद वापस आप यहां नहीं आ सकते। ठीक है, जहां पे भी एफसी लिखा हुआ इट इज फॉरेन करेंसी, जहां पे ईवी लिखा हुआ वहां पे एक्सचेंज वैल्यू है। ऑप्शन 1 में दो चीजें हो सकती है, एक तो दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है, परचेस एंड सेल, उसमें से एक करेंसी इंडियन रुपीज है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। या फिर दोनों भी करेंसीज जो है ये फॉरेन करेंसी है, इंडियन रुपी है ही नहीं उसमें, ये और आसान बन जाता है। अगर फॉरेन करेंसी के साथ इंडियन रुपीज है, तो जो भी आपका बाइंग रेट है या सेलिंग रेट है उस पर्टिकुलर करेंसी का, से फॉरेन करेंसी डॉलर्स है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बाइंग रेट या ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सेलिंग रेट माइनस आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है इसको करिएगा, जो भी डिफरेंस आता है मल्टीप्लाई बाय वन टोटल नंबर ऑफ करेंसी करिए। सो $100 कर रहे तो $100 हो जाएगा, एक्सेट्रा जो भी होगा। अगर इंडियन रुपीज है ही नहीं, तो 1% ऑफ अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन रुपीज, और इसमें दोनों भी एक्सचेंज करना है, पहले फॉरेन करेंसी को इंडिया में इंडियन रुपीज में करिए, दूसरे फॉरेन करेंसी को भी इंडियन रुपीज में करिए, और दोनों का जो भी लेसर होगा उसका 1% लेना है। ये हमने यहां देखा। दूसरे केस में हमने ये देखा, एक्सचेंज वैल्यू अगर 1 लाख रुपीज तक है तो आप क्या करेंगे, 1% ऑफ द अमाउंट, बट उसमें अगर 1% 20 रुपीज आता है तो आपने मिनिमम 250 रुपए लेने हैं। अगर 1 लाख से ऊपर एक्सचेंज होता है बट 10 लाख से नीचे होता है, तो पहले 1000 इसके बदले का ऐड कर दीजिए, 1% ऑफ 1 लाख रुपीज, ये तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा, बिकॉज 1% तो चला गया ना स्लैब, स्लैब रेट के हिसाब से इनकम टैक्स में कैसे करते हैं वैसे। सो 1000 ऐड हो गया, प्लस 0.5% ऑफ टोटल एक्सचेंज वैल्यू, जिसमें से 1 लाख रुपए निकाल दीजिए, बिकॉज 1 लाख के बेसिस का आपने 1000 रुपीज ले लिया है। तीसरा केस बोलता है, तीसरा स्लैब बोलता है 10 लाख के भी ऊपर है एक्सचेंज वैल्यू, तो उस केस में 5500 आ जाएगा, प्लस 0.1%। सर 5500 कहां से आ गया, 1000 यहां का, 4500 यहां का, प्लस 0.1% ऑफ 10 लाख के ऊपर का जो भी एक्सचेंज वैल्यू होगा वो, बट यहाँ पे मैक्सिमम 60,000 तक जा सकते हो, 60,000 के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। आई होप आपको ये समझने आ गया होगा। सर ये कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले ये समझा है तो यस बताइए, उसके बाद लिखना चालू करिए, लिख के हो जाने के बाद डन बताइएगा, आगे बढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस पे जाएंगे। नहीं लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, क्या है इसके बाद, बुकिंग ऑफ टिकट है मेरे ख्याल से। चलिए चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट।
फॉरेन करेंसी डन है। चलिए, मतलब मैं चाह के भी, मेरे पास डेटा होके भी, मैं ये चीजें फॉलो करना ही होगा मुझे, इवन इफ मुझे 15.1 फॉलो करना है तो। मतलब बेसिकली मैं 15.1 फॉलो कर ही नहीं सकता, इन केसेस में मैं 15.1 फॉलो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तीसरी चीज देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर ट्रेवल बाय एयर प्रोवाइडेड बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। अगर एयर ट्रैवल एजेंट नहीं है तो ये चीज नहीं आएगी। Shall be deemed to be an amount calculated at the rate of 5% of the basic fare in case of domestic bookings and at the rate of 10% of the basic fare in case of international bookings of passage for travel by air। ठीक है, सो 5% है इन केस ऑफ डोमेस्टिक, इन केस ऑफ इंटरनेशनल ये हो जाता है आपका 10%। For the purposes of this sub-rule, the expression basic fare means that part of the airfare on which commission is normally paid to the travel agent by the airlines। अलग से कोई चार्जेस अगर होते हैं, उन चार्जेस के ऊपर 5% 10% नहीं लगेगा। जो बेसिक चार्जेस होते हैं, बेसिक चार्जेस कौन सा होता है, जो आप एयरलाइंस को पे करते हो, उन चार्जेस के ऊपर ही। तो एयरलाइंस के केस में क्या है, आप मेरे साथ लिख सकते हो, इन केस ऑफ एयर ट्रैवल डोमेस्टिक इंटरनेशनल, डोमेस्टिक 5% ऑफ बीएफ, बीएफ इज योर बेसिक फेयर, और यहां 10% ऑफ बीएफ। ठीक है, इतना ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा। आइए इंश्योरेंस के ऊपर जाता है, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आप देखोगे 32 में सब सर्विसेज ही है, गुड्स की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, गुड्स के केस में लाइक काइंड क्वालिटी सब कुछ दिख के आया है अपन। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शेल बी द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम अ पॉलिसी होल्डर रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट अलॉकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और द सेविंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इफ सच एन अमाउंट इज इंटीमेटेड इन द पॉलिसी होल्डर टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यू कैन से ऑफ सर्विस। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या बोलता है ये, इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज अदर देन ए 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर और इन ऑल द अदर केसेस 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, रुकिएगा मैं लिखता हूं इसको, कुछ ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ लिख रहा हूं, आप लिखना मत, आप सिर्फ ध्यान देना, समझ लेना इसको। ठीक है,
32(4) बात करता है सर सभी इंश्योरेंस के लिए यही होगा ना? नहीं जी, ये सिर्फ और सिर्फ होगा लाइफ इंश्योरेंस। तीन पॉलिसीज में डिवाइड किया है मैंने इसको, सेविंग पॉलिसी, सिंगल एनुअल पॉलिसी एंड रिस्क पॉलिसी। सेविंग पॉलिसी के अंदर में दो चीजें हो सकती है। पहली चीज हो सकती है इन्वेस्टमेंट, और अगर आप इंटीमेट कर देते हो तो क्या होगा उस केस में? अगर आप इंटीमेट कर देते हो उस केस में क्या होगा, और इंटीमेट नहीं करते उस केस में क्या होगा? उसी के साथ साथ सिंगल एनुअल पॉलिसी में क्या होगा, उसी के साथ साथ रिस्क पॉलिसी अगर होती है तो उसमें क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे आप इंटीमेट करते हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रॉस प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट। अगर इंटीमेट नहीं किया है उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी चीज, फर्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 25%, और यहां क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 12.5% ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अगर सिंगल एन्युटी पॉलिसी है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 10% ऑफ, लास्ट में रिस्क पॉलिसी है लिख लीजिए, पहले डिस्कस करते हैं इसको, आइएगा लिख लीजिए, डिस्कस करते हैं। यस, आई होप डन। चलिए ध्यान दीजिए, भी एक एक करके चीज को समझता है। पहली चीज क्या है, कोई तो एक सेविंग पॉलिसी होती है, दूसरा होता है एनुअल पॉलिसी, एक बार प्रीमियम भरिए, तीसरा होता है रिस्क पॉलिसी। फर्क क्या है सब में समझते हैं पहले। सेविंग पॉलिसी क्या होता है कि आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो उस प्रीमियम को पे करने के बाद उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे होता है, मतलब एलआईसी में इन्वेस्टमेंट। तो एलआईसी के या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस जो होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, उनके कुछ पॉलिसीज ऐसे होते हैं जहां पे आप
प्रीमियम भले 40,000 दोगे, बट 40,000 प्रीमियम में से 30,000 प्रीमियम जाएगा, 10,000 इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम वो इन्वेस्टमेंट को निकाल देंगे और हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो 30,000 प्रीमियम है बस उस प्रीमियम को ही हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस का वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर हमने उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर को बताया हुआ है कि जो भी पॉलिसी है वो सेविंग पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, और आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट का पोर्शन हम अलग से इन्वेस्टमेंट में डालने वाले हैं, तो इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ सेल परचेस नहीं हुआ है, पॉलिसी तो आपको प्रीमियम के अगेंस्ट मिली है, तो प्रीमियम के पैसे को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे। वेरी मच लॉजिकल, ठीक है। तो ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आपका पॉलिसी जो है ये सेविंग पॉलिसी है और आपने आपके पॉलिसी होल्डर को बताया ही नहीं है कि सेविंग पॉलिसी है, आप उसके 40,000 में से 30,000 प्रीमियम को लगा रहे हो, 10,000 रुपीज आप ऑटोमेटिक इन्वेस्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, नॉट इंटीमेटेड, तो फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ प्रीमियम लीजिए और सेकंड ईयर से 12.5% ऑफ प्रीमियम लीजिए। बट अगर आपका सेविंग पॉलिसी है ही नहीं, आपने सिर्फ इंश्योरेंस की बात की और साल में एक बार प्रीमियम भर रहे हो, तो प्रीमियम का 10% जो होगा उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। और अगर इनमें से कोई भी पॉलिसी नहीं है, इसके अलावा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिसीज आज की डेट पे मार्केट में चल रहे हैं, आपको शायद पता भी होगा, उस केस में आपने 15(1) के हिसाब से पूरा का पूरा 100% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम को लेना है एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब इसको सिर्फ छूट दे रखी है और इनको छूट दे रखी है प्रोवाइडेड अगर ये कंडीशंस मीट होते हैं तो। आई होप आपको भी समझने आ गया होगा, यही दिया हुआ है सेक्शन 32 सबसेक्शन 4 के अंदर में। इसके बाद हम जाएंगे 32 सबसेक्शन 5 में, जहां पे सेकंड हैंड गुड्स देखने हैं। ये अगर आपने लिख लिया है बढ़िया है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, अगर लिख लिया है तो एक बार सिर्फ गो थ्रू करिएगा और आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो 32(5) के लिए। राइट, समझा है आपको? ऑनलाइन लाइव में खास करके क्लियर है? कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा फटाफट से, अदरवाइज 1 मिनट में बढ़ते हैं आगे। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? ये 32(4)? चलिए, इज इट डन? सिंपल है, आसान है, बढ़िया। आइए लेट्स गो। 32(5), where taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling of second hand goods, that is goods, used goods
एज सच और आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग विच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड्स। मतलब देखिए, एज इट इज मैंने कोई फोन परचेस किया, मैंने फोन परचेस करके थोड़े दिन यूज करके उसको सेल कर दिया, ठीक है। या फिर आपने मेरे पास से कोई कंप्यूटर परचेस किया, आपने उसको यूज किया, थोड़े दिन बाद उसको सेल करना है, बट वो कंप्यूटर ही है, सेल करने लायक रहा नहीं है, तो उसमें से थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर दिया आपने, कुछ चीजें चेंज कर दी, डिस्प्ले बना दिया आप उसका, या जो भी चीज आपने कर दी और फिर उसको सेल कर दी, तो माइनर प्रोसेसिंग चल सकता है, बट मेजर प्रोसेसिंग जो उसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दे वो नहीं चलेगा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द डिफरेंस, नहीं कहा थे अपन, हाँ, does not change the value of the goods and where no input tax credit has been availed on the purchase of such goods, the value of supply। मतलब देखिए, the value of supply shall be the difference between selling price and purchase price and where value of supply is negative it shall be ignored। मतलब नेगेटिव कब आएगा, देखिए क्या बोलते हैं ये, इट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग प्राइस एंड दी परचेज प्राइस। तो आपने मोबाइल फोन परचेस किया आपने 1 लाख रुपए में, सेकेंड हैंड में उसको सेल कर दिया आपने, कितने में सेल कर दिया सेकेंड हैंड में, सपोज 80,000 में सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस 80,000, परचेस प्राइस 1 लाख, आपका डिफरेंस कितना है -20,000, तो -20,000 को इग्नोर कर दो, ठीक है। आपने परचेस किया 1 लाख में सेकेंड हैंड गुड्स, उसको सेल किया 1,10,000 में, सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 10,000 पॉजिटिव आ गया, उस 10,000 के ऊपर आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये कब होगा, जब जो मोबाइल आपने परचेस किया था 1 लाख रुपए में, उसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया था। अगर आपने आईटीसी अवेल कर दिया है तो क्या करेंगे, प्रोवाइडेड दैट परचेस वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर, मतलब आपने बैंक के पास से लोन लिया आपकी कार गिरवी रख के, राइट, हाइपोथिकेशन कर दिया आपके कार का, अब कार को आपने गिरवी रख दिया, यूजुअली होता है कोई भी गाड़ी को कोई भी एसेट को, अब गिरवी रखने के बाद आप जाते हो रीपेमेंट करने, आपने रीपेमेंट किया नहीं, आप बीच में से मतलब यू कैन से आपने रीपेमेंट करना छोड़ दिया, या आप बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए आप, अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में व्हाट विल हैपन इज बैंक आ करके आपकी वसूली करेगा, वो एसेट जो गिरवी रखा था, कार एसेट वगैरह जो भी होगा उसको ले जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर, तो मैं डिफॉल्टिंग बोरोवर बन गया उस केस में, हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ अ लोन और डेट शैल बी डीम्ड टू बी द परचेस प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग बोरोवर। मैंने कार जितने में परचेस की रिड्यूस्ड बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जब से मैंने यूज किया, जब से लेकर के जब आपने रीपोजेस किया मेरे पास से तब तक का, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इट वुड बी purchase price of such goods by defaulting reduced by 5 percentage points for every quarter or part thereof, quarter का थोड़ा सा 2 महीने है तो भी, between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession। तो अगर ये ले लिया मैंने इंसान के पास से, रेसिपेंट के पास से, और मैंने उसको सेल कर दिया मार्केट में, रिपोजेस करके मैंने उसको ऑक्शन करवा दिया, ऑक्शन करवा के उसको बेच दिया मैंने, वो परचेस के डेट से ये डेट तक रिड्यूस बाय 5% एवरी क्वार्टर करना है, राइट। तो आई होप आपको ये समझा होगा, बट मैं इसको थोड़ा सा अगेन, आप साथ में लिखिएगा, इसके लिए अलग से टाइम नहीं लेते हैं, आप हो सके तो साथ में लिख लो, जल्दी से हो जाएगा। आइएगा इसको लिखते हैं, 30 to 5 बात करता है
इतना ही पढ़ा था ना हमने, चेक कर लो। सर व्हाट अबाउट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड, व्हाट कैन वी डू? नहीं, एडवर्टाइजमेंट किस लिए, किस लिए एडवर्टाइजमेंट? वो तो आपका एक्सपेंडिचर होगा ना, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। सी, अगर आपके सेकंड हैंड गुड्स है, आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो OLX पे जाकर के, और उसका कोई प्रीमियम प्लान परचेस कर रहे हो, वो अलग चीज है, उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? जो पैसा आपको सामने वाला दे रहा है, बस उसी को काउंट करना है। आप अपना दिमाग चला करके उसमें से कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं करोगे। एक्ट में ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? चेक कर लीजिए, इज इट क्लियर? लेट अस गो ऑन टू द लास्ट 1 or 2 पॉइंट्स बिफोर वी गो अहेड। ये चेक कर लो, कोई डाउट है बताइए। चलिए, ओके। 32(6) बात करता है द वैल्यू ऑफ अ टोकन और अ वाउचर और अ कूपन और अ स्टैंप अदर देन पोस्ट स्टैम्प्स। पोस्ट स्टैम्प्स तो बेचने के लिए है ही नहीं। विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई में कूपन के बारे में बात की थी, वाउचर के बारे में बात की थी, जहां पे हम वाउचर किसी को गिफ्ट करते हैं और वाउचर खरीदते समय टाइम ऑफ सॉरी रेट ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो हम उसी को मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं है तो जब उसको रिडीम करेंगे तब मानेंगे। ये उसी टोकन वाउचर कूपन की बात हो रही है। इज रिडीमेबल अगेंस्ट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस दैट आर रिडीमेबल। तो इट शैल बी इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? वैल्यू ऑफ सप्लाई, value of taxable services provided by such class of service providers as may be notified by the government on the recommendations of the council as referred to in paragraph 2 of schedule 1 of the said act between distinct person as referred to in section 25 where ITC is available shall be deemed to be nil। क्या बोलते हैं ये? जहां पे आप डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ सप्लाई कर रहे हो और जहां पे आईटीसी जो है आईटीसी मिल रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना ही नहीं है, क्योंकि एज इट इज आईटीसी मिल रहा है ना, तो अननेसेसरी वैल्यू ऑफ सप्लाई लगा करके क्या करने वाले, ठीक है? सो मेरे ख्याल से यहां तक जो था आपका, ये था आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के एज सच प्रोविजंस। एक पॉइंट जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है वो है प्योर एजेंट। समझ रहे हो क्या? वो है प्योर एजेंट का। वो प्योर एजेंट का पॉइंट हम पढ़ेंगे कल, और वो पॉइंट पढ़ने के बाद हम जाएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्योर एजेंट। या हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे पहले और फिर हम प्योर एजेंट पे आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट अस चेक इट आउट व्हाट विल बी डूइंग इट आफ्टर टुमारो। फिलहाल कुछ जो छोटे मोटे प्रोविजन है, 32A है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 35 है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। 32A क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ केरला फ्लड सेस इज एप्लीकेबल। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर केरला flood cess is levied under clause 14 of the Kerala Finance Bill 2019 shall be deemed to be the value of determined a value determined in terms of section 15 and shall not include said cess। ये cess नहीं आएगा, ठीक है? तो फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करो उसको। प्योर एजेंट पे बाद में आएंगे। उसके बाद आ जाइए रेट ऑफ exchange of currency other than Indian rupees for determination of value। rate of exchange for determination of value of the taxable goods shall be applicable rate of exchange as notified by the board, that is CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, under section 14 of the Customs Act 1962 for the date of time of supply of the goods in terms of section 12 of this act। The rate of exchange for determination of value
of value of taxable services shall be applicable rate of exchange determined as per the generally accepted accounting principles for the date of time of supply of such services in terms of section 13. तो सर्विस के लिए 13 रेफर करिए और गुड्स के लिए 12 रेफर करिए, बस ये अपने को पता था, वही दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट रूल 35, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंक्लूसिव टैक्स। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे भी फॉर एग्जांपल हमारे कोचिंग क्लास के इसमें इंडस्ट्री में यही होता है कि हम आपसे जो पैसा चार्ज करते हैं, सपोज मैंने आपसे 1000 रुपीज फीस चार्ज की, तो 1000 प्लस टैक्स नहीं होता, ये 1000 में इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। तो आप सभी को पता है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ाई होगा, आप क्या करते हो, 1000 लेते हो, डिवाइडेड बाय 118 करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वही दिया हुआ है, क्या करना है आपने, वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव टैक्सेस मल्टीप्लाई बाय रेट एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम ऑफ द रेट इन परसेंटेज। वही चीज जो हमें पता है वही चीज यहां दी हुई है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नीचे ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है एक्सप्लेनेशन में दिया है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। आ जाइए देख लेते हैं। लाइक काइंड एंड क्वालिटी के अंदर में जो है दिखते हैं, बट ओपन मार्केट वैल्यू देखिए पहले। ओपन मार्केट वैल्यू बोलता है ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मींस फुल वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग द टैक्स। टैक्स नहीं काउंट करना है, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू इन अ ट्रांजैक्शन वेयर सप्लायर एंड द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन टू ऑब्टेन सच सप्लाई एट द सेम टाइम व्हेन द सप्लाई बीइंग वैल्यूड इज मेड। लाइक काइंड एंड क्वालिटी में क्या दिया हुआ है, सिमिलर सर्कमस्टांसेस रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी क्वांटिटी फंक्शनल कंपोनेंट्स मटेरियल्स एंड रेपुटेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेंशन इन द सेम एंड सब्सटेंशियली रिजेंबल्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बस ये सब हमें पता है, इसमें कोई भी न्यू चीज नहीं है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आई होप यहां तक चीज क्लियर है आपको। कोई डाउट है यहाँ पे अभी तक, एनी डाउट, यस और नो, यहां तक कोई डाउट बताइएगा। चैप्टर भले ही मोटा मोटी खत्म हो गया होगा, प्योर एजेंट एक चीज बाकी है, इंटरेस्ट के अंदर में कुछ 2 सर्कुलर्स है, डाइज एंड मोल्ड्स में कुछ 1-2 सर्कुलर्स है हायर परचेस के, वो हमने देखने हैं, वो हम देखेंगे जरूर। बट मेरे ख्याल से मैं पहले नेक्स्ट सेशन में जो होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं पहले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाएंगे, 2-3 दिन उसमें भी जाएंगे, उसी के साथ साथ हम धीरे धीरे प्योर एजेंट और वो सब चीजों को भी कवर करेंगे। आपने अगले सेशन में आने से पहले एक बार जितना भी हमने नोटबुक में लिख करके लिया हुआ है समरी के साथ, उसको एक बार लिख लेना है। प्लीज बिलीव मी व्हेन आई से यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको आपके अटेम्प्ट की कसम एक बार लिखना है प्रॉपरली, प्रॉपर से अच्छे से, और एक बार गो थ्रू करके आना है। जो लोग लाइव ऑनलाइन में हो, कल 3 जनवरी को हमारा सेशन नहीं होगा, परसों 4 जनवरी को सेशन हमारा आफ्टरनून या इवनिंग में ही होगा, आपके बाकी सेशंस के टाइम को एडजस्ट करते हुए मोस्टली इवनिंग में ही करेंगे हम। एंड आई लेट यू नो अबाउट इट टुमारो इवनिंग, यू कैन से टुमारो लेट इवनिंग, ठीक है। सो विद दैट थैंक यू सो मच, आई होप आपको मजा आया होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो, सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो।